हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी हैकर। स्वागत है आप सभी लोगों का क्विक रिवीजन के इस सीरीज में। 70वीं बीपीएससी के लिए हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज शुरू किया है, जिसमें पॉलिटी का ये चौथा वीडियो होने वाला है। 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 71, 75, 78, 74, 75, 78, 73, 76, 78, 72, 73, 76। बताइए कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में रिलेशन को दर्शाएगा, यानी दोनों में ये बातें जो है वो कॉमन आएंगी, ये आपको बताना है। 69वीं बीपीएससी से पैटर्न चेंज हुआ है। मैं बार बार हर वीडियो में आपको इसलिए बताता हूं कि आप पढ़ाई करने का तरीका जो है वो अगर आपने चेंज नहीं किया है तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा। पीवाईक्यू सीरीज में हम लोगों ने शॉर्ट्स का एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें 69वीं बीपीएससी के सभी क्वेश्चन हम उसमें लेकर के आ रहे हैं। आपका उससे रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं क्या करेक्ट होगा। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 74, 75 और 78। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 74 जो है ये कहता है कि आर्टिकल 74 में ये कहा जाता है कि एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति की सलाह एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके सलाह पे राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो इनके बीच में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में यहाँ पे रिलेशन आ गया। आपको ये समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 75 जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री और नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। आर्टिकल 78 जो है ये बतलाता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह समय समय पे शासन की नीतियों से राष्ट्रपति को अवगत कराते रहे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का फिर से आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल 74, 75 और 78 जो है ये दोनों के बीच में कॉमन है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी सभी ऑप्शंस को जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें ऑप्शंस अलग अलग मिल जाएगा, जिसमें किसी में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का ही जिक्र होगा, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद का जिक्र नहीं आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस तथ्य की संकेतक है कि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद में निहित है? संघवाद, प्रतिनिधिक विधायिका, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, संसदीय लोकतंत्र। इसका आंसर आप करेंगे क्या होगा? देखिए कुछ आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि वो आर्टिकल जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको इन क्वेश्चंस को डील करने में ध्यान रखना है। कह रहा है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो इस तथ्य की तरफ हमें संकेत करता है कि जो संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्री परिषद में निहित है, यानी प्रधानमंत्री में निहित है। तो आपको पता है कि आर्टिकल 78, ठीक है ना, आर्टिकल 78 इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह समय समय पे राष्ट्रपति को शासन की नीतियों से अवगत कराता रहेगा। यानी कि बस अवगत करा देना है, नीति बनाइए, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद बनाएगा, सब चीज वो देखेगा, बस राष्ट्रपति को अवगत कराएगा। यानी कि राष्ट्रपति खुद से कुछ नहीं कर रहा है, वास्तविक शक्ति उनके पास नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पावर दो तरीके का होता है। एक होता है नॉमिनल पावर, नाम मात्र का पावर। तो ये जो नॉमिनल पावर है ना, नॉमिनल पावर यही होता है प्रेसिडेंट के पास, यानी नाम मात्र का पावर होता है। एक कहावत और होता है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। वो भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। दिखने में लगेगा कि राष्ट्रपति जो है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, पर वास्तव में देश का जो हीरो होता है वो तो पीएम ही होता है। सारे पावर्स वास्तव में उसके पास होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग की स्थिति हो जाती है ना, दादाजी लोग क्या होते हैं कि सुप्रीम तो वही होता है, सबसे बड़े हैं। पापा कहते हैं कि पूछ करके बताएंगे बाबूजी से कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में, लेकिन घर जा करके अपने में ही डिसीजन बना लेंगे, बाबूजी से पूछने की जरूरत भी नहीं है और डिसीजन दे देंगे। तो कहने के हैं दादाजी वो हेड हैं, लेकिन वास्तव में डिसीजन कौन ले रहे हैं? घर के पापा लोग ले रहे हैं। और फिर पापा मम्मी में देखिएगा तो फिर उसी तरीके से मम्मी के पास जो है ज्यादा पावर नाम मात्र का पापा के पास और रियल पावर मम्मी के पास। मैक्सिमम घरों में ऐसे होता है। ठीक है,
तो ये जो संघवाद है ना, ऑप्शन ए, ये हमें दिखाता है, ये संकेत करता है कि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में निहित होता है। ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री के लिए बाध्य है? अब देखिए ये कह रहा है कि कौन ऐसा इसमें बात लिखा हुआ है जो संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री के लिए एकदम बाध्य है, यानी संविधान में लिखा हुआ है ऐसा तो करना ही है या फिर ऐसा तो नहीं ही करना है प्रधानमंत्री को, यानी संविधान में लिखा हुआ है। पहला, प्रधानमंत्री रक्षा संबंधी कोई भी निर्णय तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ले सकता है। प्रधानमंत्री देश के प्रशासन एवं बनने वाले विधानों से संबंधित कैबिनेट के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा। चूंकि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति करता है, अतः विभागों के बंटवारों में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के निर्णय को मानना पड़ेगा। यदि प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो बैठे तो उसे राष्ट्रपति द्वारा दिए गए समय के भीतर संसद के दोनों सदनों में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और कह रहा है कि कौन सा प्रधानमंत्री के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, ये बताना है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं और इसका आंसर ढूंढते हैं। पहला कह रहा है कि प्रधानमंत्री रक्षा संबंधी कोई भी निर्णय तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ले सकता है। तो ये गलत हो गया। पहला तो यही हो गया कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति डिसीजन लेगा ना, कि प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर नहीं होता है, तो उसको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये राष्ट्रपति का काम है। दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री देश के प्रशासन एवं बनने वाले विधानों से संबंधित कैबिनेट के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। यही तो है आर्टिकल 78 जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, आर्टिकल 78 की यही है। आर्टिकल 78 यही कहता है कि सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराइए, क्योंकि राष्ट्रपति जो है ना वो आपको नियुक्त किए हुए हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही आप सारा काम कर रहे हैं। जितने भी कैबिनेट डिसीजन होते हैं सारे डिसीजन राष्ट्रपति के नाम से ही लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। चूंकि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति करता है, यहीं पे गलत हो गया। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिलेगा और कौन सा मंत्रालय कितने समय के लिए उसके पास रहेगा। यदि प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो बैठे तो उसे राष्ट्रपति द्वारा दिए गए समय के भीतर संसद के दोनों सदनों में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों सदनों में नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा ना, क्योंकि मैंने बताया सरकार बनता और गिरता लोकसभा से है, न कि राज्यसभा से। तो अगर मान लीजिए कि सरकार, प्रधानमंत्री ने बहुमत खो दिया, यानी कि अभी के समय में बात करें तो एनडीए ने अपना बहुमत खो दिया, तो राष्ट्रपति समय देंगे कि 1 महीने के भीतर आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो अब एनडीए को राज्यसभा में बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में यह दिखा देना है कि देखिए हमारे पास लोकसभा में 272 मेंबर्स हमारे पक्ष में है। तो इस तरीके से उनका फिर से सरकार जो है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सिर्फ यही जो है वो संवैधानिक रूप से बाध्य है प्रधानमंत्री के लिए, बस। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। बताइए आप इसका आंसर क्या करेंगे? आपके हिसाब से प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य है, ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो पूछ रहा है कि जब वो राज्यसभा से सदस्य रहेंगे तो फिर क्या उनके लिए स्थिति बनेगी? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये स्टेटमेंट सही हो गया। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है ना वो सिर्फ लोकसभा में आता है, सिर्फ लोकसभा में आता है। और जब लोकसभा में आएगा तो उस पर वोट करने की जब बारी आएगी तो सिर्फ लोकसभा का ही सदस्य वोट करेगा ना, न कि राज्यसभा से सदस्य आके उस पर वोट करेगा। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया और प्रधानमंत्री जो है ना सरकार के अंग तो हैं लेकिन राज्यसभा में बैठे हुए हैं, तो जब वोटिंग होगी तो वो राज्यसभा से उठ करके यहाँ पे वोट करने के लिए तो नहीं आएंगे। तो हो सकता है उनके एक वोट न करने से उनकी सरकार गिर जाए। 271 मेंबर्स हो गए, एक वो नहीं है तो 271 पे ही रह जाएंगे।
और आ जाते लोकसभा के होते तो वोट करते, 272 हो जाता, सरकार बन जाती। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो वह लोकसभा में वोट नहीं करेंगे। हाँ, वोट नहीं करेंगे लेकिन वक्तव्य दे सकते हैं, यानी कि भाषण वगैरह दे सकते हैं, वक्तव्य दे सकते हैं। राज्यसभा आ सकते हैं लोग, सॉरी, पीएम जो है वो लोकसभा में आ सकते हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे सकते हैं, वोट नहीं करेंगे। जब वोटिंग की बारी आएगी तो नहीं करेंगे। आप देखते होंगे ना कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी जाके बोलते हैं, रोज लोकसभा में भी जाके बोलते हैं, क्योंकि उनको बोलना पड़ता है, बोलने की आजादी दी जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब कह रहा है कि वे निम्न सदन में बजट पे नहीं बोल सकेंगे, ठीक है। तो बजट पे वो बोल सकते हैं। बजट पे मैंने बोला कि भाषण देने की मनाही नहीं है, वोटिंग की मनाही है, आप जा करके बोल सकते हैं। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। ये सारा स्टेटमेंट जो है आप छोड़ दीजिए यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है कि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं। तो फिर ये बताइए कि उनके साथ क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव आएगा, वोटिंग नहीं कर पाएंगे, बस इतना याद रखना है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 75 के उपबंध निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? अब बताइए, कह रहा है कि आर्टिकल 75 में कौन कौन सी बातें जो हैं वो लिखी गई हैं, ये आपको पढ़ना है और बताना है। अगर आपको ये छोटा दिख रहा होगा तो फोन को रोटेट करके इसको बड़ा कर लीजिएगा। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेवार होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी। मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। कूट दिया गया है, यहां से चुनना है और बताना है कि सही आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप लोग आराम से पढ़िए और फिर आंसर करेंगे, और फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा क्या होगा। बताइए, स्टेटमेंट को खूब अच्छे से ध्यान से आराम से पढ़िए और आंसर कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं। कह रहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये तो सीधा आर्टिकल 75 जो है ना वही कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करेंगे। तो यही आपको कहा जा रहा है, यह स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेवार होगी। तो ये भी ठीक है। देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट हम इसको गलत कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हम कर सकते हैं, संसद लिखा हुआ है तो संसद के प्रति तो जिम्मेवार नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ये सेंस लोकसभा का ले रहा है तो भी फिर ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है, न कि राज्यसभा के प्रति। और संसद लिखने का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन में लिखे गए इस वर्ड के हिसाब से इसका आंसर करते हैं, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिर्फ लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी। ये स्टेटमेंट सही हो गया। एक संविधान संशोधन किया जाता है संविधान में, 44वां अमेंडमेंट एक्ट, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 किया जाता है, और यह उसमें संशोधित करके लिख दिया जाता है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया है, आप किसी भी न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। मंत्रियों के वेतन और भत्ते जो है वो संसद द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में जो है वो गलत हो सकता है, सेंस इसका दूसरा निकलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सांसदों का वेतन और भत्ता जो है वो संसद डिसाइड करता है। मंत्री को मंत्री पोस्ट के लिए नहीं मिलता है सैलरी, जैसे कि रक्षा मंत्री, तो अब उनको सैलरी जो है ना, क्योंकि वो रक्षा मंत्री है तो रक्षा मंत्री का सैलरी उठाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सभी को जो पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलता है, वो सांसद की हैसियत से मिलता है। भले ही आपके पास कोई मंत्रालय हो वो अलग बात है, लेकिन सांसद की हैसियत से सभी को सैलरी जो है वो मिलता है। तो सांसदों का, यहाँ पे अगर मंत्रियों के जगह पे हम लिखते हैं कि सांसदों का वेतन और भत्ता का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन चूंकि मंत्रियों का लिखा हुआ है तो इस तरीके से हम इसको गलत मानते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर सांसद लिख के आएगा तो ये स्टेटमेंट सही होगा, यहां पे अगर लोकसभा लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 3। तो ऑप्शन में यहाँ पे 1 और 3 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अलग से आंसर में 1 और 3।
लेकिन अगर आपने इसको भी सही माना था कि ये भी सही है, संसद के प्रति ही जिम्मेवार होते हैं, तब आपका 1, 2 और 3 हो जाता और तब आपका आंसर ये वाला ऑप्शन ए होता। लेकिन चूंकि संसद हमने गलत माना तो इसलिए हमारा आंसर 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के मध्य निम्नलिखित अंतरों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, एक होता है मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट, और एक होता है मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोनों में क्या अंतर होता है वो पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है ये आपको चुनना है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, जबकि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं। पहला स्टेटमेंट, मंत्रिपरिषद में 3 या 4 स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल एक यानी कैबिनेट स्तर के ही मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, जबकि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के प्रति है। प्रशासनिक नीतियों का निर्धारक व वास्तविक शासनकर्ता मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद नहीं। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में कौन से अंतर वाला बात सही नहीं है, गलत कौन सा है, गलत चुनिए, आपको आंसर जो है ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कौन सा सही नहीं है ये चुनना है। तो पहले तो हम टिक करते चलेंगे सही गलत का, फिर हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, मंत्री परिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। देखिए, मंत्री परिषद जो है ना वो बड़ा होता है, मंत्री परिषद बड़ा होता है और मंत्रिमंडल जो है वो छोटा होता है। मंत्रिमंडल में स्पेशल जो मंत्रालय होता है ना, मेन मेन मंत्रालय वही मिलता है। मंत्रिमंडल में आपको कौन कौन सा आ जाएगा, कैबिनेट, कैबिनेट में आएगा रक्षा मंत्री, डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, इस तरीके की जो मिनिस्ट्री है वो आएगा। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना, जैसे आप पढ़ेंगे कि ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, राज्य खेल मंत्री हैं, राज्य कानून मंत्री हैं, तो ये मंत्री परिषद में होते हैं। तो मंत्री परिषद इस वजह से बड़ा हो जाता है, जबकि कैबिनेट सिर्फ इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है वो छोटा होता है। तो मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं, अब राज्य मंत्री कैबिनेट में तो नहीं जा सकता है, तो मंत्री परिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल में नहीं होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन मंत्रिमंडल जो होगा इंपॉर्टेंट मंत्रालय, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल हो जाएगा, ये बात सही है। यानी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्री परिषद में भी शामिल होते हैं, तभी तो मिला करके लगभग 70, 75, 90 के आसपास चला जाता है। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए लोकसभा के सदस्य संख्या के, पीएम को इंक्लूड करते हुए, तो ये नंबर आप मंत्री परिषद का पढ़ते हैं। मंत्री परिषद में 3 या 4 स्तर के मंत्री होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कैबिनेट मंत्री होता है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, तो ये सभी चीजें जो है ना आपको मंत्री परिषद में देखने को मिलेगा। जबकि मंत्रिमंडल में केवल एक कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, कैबिनेट का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। यहां पे यह गलत हो गया, क्योंकि कैबिनेट का नहीं, मंत्रिमंडल का नहीं, बल्कि मंत्री परिषद का जो उत्तरदायित्व है वह होता है लोकसभा के प्रति, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि प्रशासनिक नीतियों का निर्धारक व वास्तविक शासनकर्ता मंत्रिमंडल होता है, यानी प्रशासनिक नीति में क्या नीति बनेगा, क्या चीजें आएंगी, इसका डिसाइड जो है डिसीजन वो कैबिनेट लेता है। तो सीधा सा बात है, रक्षा से संबंधित क्या नियम बनेगा ये रक्षा मंत्री ही डिसाइड करते हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर, न कि उनके जो हेल्पर के रूप में काम करते हैं राज्य मंत्री वगैरह, वो डिसाइड करेंगे। तो कैबिनेट ही पूरा डिसीजन लेता है, फिर उसको लागू करने के लिए राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ये सभी लोग होते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। हमसे क्या पूछा था, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, यदि प्रधानमंत्री और किसी अन्य मंत्री के मध्य गंभीर मतभेद है तो प्रधानमंत्री क्या कर सकता है। मान लीजिए पीएम के बीच में और किसी कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में मतभेद हो गया, खींचातानी हो गया, मनमुटाव हो गया, तो क्या हो सकता है। उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, उसकी संसद सदस्यता को समाप्त कर सकता है, उसको मंत्री परिषद से बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह कर सकता है, उसे स्वयं बर्खास्त कर सकता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताइए। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री यानी पीएम और कैबिनेट के बीच में मतभेद की स्थिति में प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए। तो देखिए,
कह रहा है कि पीएम से अगर किसी का मतभेद हो जाए मिनिस्टर का, तो फिर क्या होगा, प्रधानमंत्री उसको, उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। बिल्कुल, जैसे ही पीएम से मनमुटाव होगा, पीएम कहेगा छोड़िए आप मंत्रालय, हमको इस्तीफा दीजिए, हम दूसरे को नियुक्त कर लेंगे, ठीक है। उसकी उसकी संसद सदस्यता को समाप्त कर सकता है, ये नहीं कर सकता है प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि उसको जनता ने चुन करके भेजा, और प्रधानमंत्री कह देगा कि जाओ हम तुमको संसद से निकाल रहे हैं, आज से तुम एमपी नहीं रहोगे, ऐसा नहीं होगा। लोगों ने चुन करके भेजा है, जब तक वह नियमों का उल्लंघन नहीं करता है तब तक वह संसद का सदस्य बना रहेगा। प्रधानमंत्री या फिर कोई भी व्यक्ति उसकी सदस्य संख्या नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह कर सकता है, यह स्टेटमेंट सही हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा मंत्री से कि तुम्हारे पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, तुम हमको रिजाइन दो, हम दूसरे किसी को यहाँ पे लगा देंगे, दूसरे किसी को नियुक्त करेंगे इस मंत्रालय में। और वो मंत्री कह रहा है कि नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे, आपको है तो हमको बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देंगे। तब प्रधानमंत्री क्या करेगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि इस मंत्री को इस मंत्रालय से हटा दीजिए, क्योंकि इन्हीं के कहने पर राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था, इन्हीं के कहने पर हटा भी देगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसे स्वयं बर्खास्त कर सकता है? नहीं। आपने नियुक्त किया है क्या? आपने, प्रधानमंत्री ने क्या उसको नियुक्त किया है? नहीं नियुक्त किया है ना। राष्ट्रपति देखते हैं, आप शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो फिर सभी को जब नियुक्त कर रहे हैं राष्ट्रपति, तो पीएम कैसे हटा देगा अपने मर्जी से? पीएम आग्रह करेगा, सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति हटाएंगे। तो दो स्टेटमेंट हमारा गलत, दो स्टेटमेंट सही। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो एक सही होगा और तीन सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉलिटिक्स क्विक रिवीजन सीरीज का चौथा वीडियो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह सीरीज अच्छी लग रही होगी। आप इस सीरीज के बारे में अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अच्छी लग रही हो ये सारा सीरीज वीडियो वगैरह, तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए और आप वीडियो मिस न करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।